दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने 476 वीज़ा तकरीबन एलिमिनेट कर दिया है, तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जब भी कोई ऐसे वीज़े की बात होती थी कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा कहीं से मिल जाए या कम पैसों के अंदर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते थे या जिन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट किए हुए 1 या 2 साल का अरसा गुजारा होता था और वो यहाँ पे आना चाहते थे, उनके लिए ये एक जो वर्क वीज़ा एक तरह का था, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कम पैसों के अंदर आप इस वीज़ा को अप्लाई करते थे, आपको इंतज़ार करना होता था अपनी बारी का और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया आ जाते थे। बाद में इस वीज़े को आप दूसरे वीज़ाज़ में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आप स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते थे या फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी इस वीज़े की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनको उनकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी और इसके बाद बाकी दोबारा से कोई नई अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी। ये एक बुरी खबर भी है एक तरह से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए काफ़ी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया आए भी थे। मेरा भाई खुद 476 वीज़ा पे आया था, जो कि सिविल इंजीनियर है, और इसके बाद अगर आप अपने पॉइंट्स बेहतर कर लें तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। और मेरे एक दो जानने वाले ऐसे लोग भी थे जिन्होंने परमानेंट रेजिडेंसीज वीज़े के बाद हासिल की थी। लेकिन अब सब लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि यार ऐसा हुआ क्यों है, इसकी वजह क्या है, और अब जैसे ये वीज़ा एलिमिनेट तकरीबन हो चुका है तो अब कौन सी फर्दर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन सी नए वीज़ाज ऐसे आ सकते हैं जिसको अवेल करते हुए आप कम पैसों में ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ़ीस नहीं पे कर सकते यूनिवर्सिटीज़ की, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो इस तरह की जो वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये उनके लिए बेस्ट होती हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि यार देखें, ऑस्ट्रेलिया की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये हमेशा अप्स एंड डाउन्स में चलती रहती हैं। ये एक साइकिल होता है। समटाइम्स जो पॉलिसीज़ होती हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं जब ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बुला लेते हैं। अब कोविड के बाद आप देखेंगे पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा लीनियंट थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट वीज़ाज़ बहुत ईजीली मिले। जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे थे उनको परमानेंट रेजिडेंसी बहुत आसानी से दी। लेकिन तकरीबन आप समझें कि 500,000 लोग यहाँ पे आ गए। अब 500,000 लोग इन्होंने बुला तो लिए क्योंकि इनको ज़रूरत थी, लेकिन इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, इतने घर नहीं थे, और वो सब चीज़ें मेस्ड अप हो गई। और उसके बाद इनको जब एहसास हुआ कि यार इससे तो हमारे जो अपने लोग हैं उनको भी जॉब्स नहीं मिलेंगी और लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, तो फिर इन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप देखिएगा कि आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स फिर कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी कि इनको दोबारा से लोगों की ज़रूरत होगी और फिर ये लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे और इसी तरह कोई ना कोई नया वीज़ा रिप्लेस कर देंगे। आप ये देखेंगे, एक पहले वीज़ा था 489 वीज़ा। वो इस तरह से था कि आप उस वीज़ा को अवेल करते हुए आपको रीजनल एरियाज़ में जाके रहना होता था और फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट हो जाती थी। 48 वीज़ाज़ के अंदर उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की और उसके बाद उसको 491 वीज़ा बना दिया। तो इसी तरह से जैसे 476 वीज़ा है, आप डेफिनेटली उम्मीद रख सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम इसी तरह का एक नया वीज़ा आ जाएगा जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होंगी। जिस तरह पहले ये था कि फ्रेश ग्रेजुएट्स या फिर जिनको डिग्री कंप्लीट किए हुए 2 साल तक का टाइम पीरियड हो चुका है वो इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं और उनको ये वीज़ा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लें या जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, कोई इस तरह की नई पॉलिसी बना के 476 की जगह 478 वीज़ा निकाल दें या कोई 479 वीज़ा निकाल दे। कोई भी इस तरह की चेंजेस आ सकती हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से लोगों की ज़रूरत रहेगी, थी भी और आगे भी रहेगी, और इस तरह से ये अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहेंगे, कभी फेवर में होंगी कभी अगेंस्ट में होंगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ाज़ की बात करते हैं कि यार आजकल स्टूडेंट वीज़ाज़ भी बहुत मुश्किल हुए हैं, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, तो आप लोग भी यार घबराए मत। ये भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने का एक टाइम पीरियड है, ये चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा से पॉलिसीज़ ईजी हो जाएंगी। क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो एक ऐसी इंडस्ट्री है एजुकेशन की यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिससे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, और अगर 1 साल स्टूडेंट ना आए तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली जितने भी काम होते हैं, जो और जॉब्स होती हैं, जो आप समझें कि यहाँ के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो नहीं करते, जिसको हम कहते हैं कि यार स्पेशली क्लीनिंग की जॉब हो गई, कोई ऊबर चलाता है, ऊबर ईट्स करता है, उसमें आपको हमारे जैसे अपने स्टूडेंट्स ज़्यादा नज़र आएंगे।
तो वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो फिर इसी तरह से रीफिल भी होती हैं, उन्हीं से पैसे कमाए जाते हैं, उसी से टैक्स लिए जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। फ्यूचर के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें दोबारा से ईजी हो जाएंगी। 2 साल पहले मुश्किल थी, उससे पहले आसान थी, फिर मुश्किल थी, फिर आसान थी। जब मैं 2013 में आया था उससे पहले थोड़ी सी पॉलिसी स्ट्रिक्ट थी, फिर एक स्ट्रीम लाइन वीज़ा निकाल दिया था जिसके अंदर इन्होंने जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया था। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब जो लोग 476 वीज़ा को अवेल नहीं कर सके उनको क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि एक वीज़ा को आप सर्च करिएगा जिसका नाम है 482 वीज़ा। ये टेम्प्रेरी शॉर्टेज स्किल वीज़ा टाइप इस तरह का इसका नाम है। और इस वीज़ा के अंदर अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर आपकी रेज्यूमे को देखता है, सीवी को देखता है और उसको उस स्किल की शॉर्टेज है, मिसाल के तौर पे अगर कोई माइनिंग इंजीनियर के अंदर यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है और इनको उस कैलिबर का एक कोई बंदा नहीं मिलता, तो ये जॉब पोस्ट करेंगे। आप seek.com.au पे जाके सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको ये वीज़ा ग्रांट होता है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आना चाहते, तो मैं ये पर्सनली आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा कि आप ऐसा करें, आप कम से कम अपना 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस बनाएं, एक्सपीरियंस लें, बल्कि बनाएं नहीं, अच्छी फर्म के साथ अपनी फील्ड के अंदर वो एक्सपीरियंस हासिल करें, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं या जो बाकी फील्ड से भी रिलेटेड हैं। और उसके साथ साथ आप अपनी आइल्स या पीटीई की तैयारी करें। आप कोशिश करेंगे कम से कम 8 ईच लें आप। जब आपके 8 ईच स्कोर आएंगे आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रास मिलेंगे और उसके साथ साथ फिर आप डायरेक्टली 189 या 190 जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा 476 वीज़ा की तरह ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार 1.5 साल के बाद मेरा क्या मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर होगा। आप डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके यहाँ पे आ सकते हैं, फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर आपके पास स्किल होगी ना तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और मैं यही समझता हूं कि जो लोग स्किल के साथ यहाँ पे आते हैं उनके लिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों। और अगर आप ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर फॉल नहीं करते तो फिर आप 491 वीज़ा के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से बैठ के। और इस साल 491 वीज़ा या 190 जो ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रांट हुई है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखते रहें और आपका प्रोफेशन अगर उस लिस्ट के अंदर फॉल करता है तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करें। विदाउट एक्सपीरियंस आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और स्टूडेंट वीज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। जो फीस पहले आज से 4-5 साल पहले 11-12 लाख की थी एक सेमेस्टर की, वो अब तकरीबन 18 से 22 लाख तक जा चुकी है। तो अगर आप वो सारे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने वाली, इसको ज़रूर अवेल करिएगा। और परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये पॉलिसीज़ फिर दोबारा चेंज होंगी, इनको फिर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और ये चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।